हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीटेट का सीडीबी का सीरीज कवर करा रही हूँ। तो आज हम जो देखेंगे वो 29 दिसंबर 2021 को जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसका सीटेट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किस क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं, विकास एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसके द्वारा विकास के द्वारा हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवेगात्मक, भावनात्मक स्थिति में परिवर्तन आता है। हम जो करते हैं वो आज नहीं है, और आज क्योंकि आज हमारा विकास हो चुका है, थोड़ा डेवलपमेंट हो चुका है कल की तुलना में। तो हमारा ये दिया हुआ बालक का विकास किस क्षेत्र में बढ़ता है। ऑप्शन 1 है गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। तीसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। तीसरा है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। ये तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे पहले इंक ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जो है पहले अपने पास के अंगों को कंट्रोल करना सीखता है, फिर दूर के अंगों पर उसका नियंत्रण होता है। जैसे कि बालक पहले सिर को हिलाना सीखता है, चारों तरफ घुमाता है, उसके बाद वह अपने हाथ पैर को नियंत्रित करना सीख लेता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा अधोगामी सिद्धांत, तीसरा विशेषता से संबंधित सिद्धांत, चौथा मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 शीर्षगामी सिद्धांत। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल अवस्था के अगले चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी और वह जोखिम लेने का साहस नहीं देख पाता था। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। पहला निरंतरता का मुद्दा, दूसरा आरंभिकवाद के अनुभव का मुद्दा, तीसरा प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा, चौथा एकरूपता व्यक्तिगत का मुद्दा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरंभिकवाद अनुभव का मुद्दा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचार, विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायक होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है कल्पनाशील वाला खेल, दूसरा समांतर खेल, तीसरा एकांकी खेल, चौथा स्वतंत्रता एकांकी खेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा जो खेल होता है वो होता है कल्पनाशीलता वाला खेल। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से है, लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इसका पालन करे। पहला अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिन्यास, दूसरा दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास, तीसरा यांत्रिक प्रयोजन अभिन्यास, चौथा सामाजिक क्रम को बनाए रखने वाला अभिन्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सामाजिक क्रम को बनाए रखने वाला अभिन्यास। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उसके पिता ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसकी गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा था। वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान। इस संदर्भ में क्या प्रदर्शित करता है। पहला केंद्रीकरण, दूसरा जीववाद, तीसरा क्रमबद्धता, चौथा वर्ग संवेशन। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। केंद्रीकरण की ये जो है सारा को आयतन का पता चल गया है, ये केंद्रीकरण होगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तु के प्रति
को का इस्तेमाल करने लगता है। तार्किक मानसिक समझ उभरने लगता है। पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है मानसिक तर्क समझकर उभरने लगता है, प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है। ये जो एज होता है वो कितने से कितने साल का होता है? 2 से 7 साल का ये टाइम पीरियड होता है, 2 से 7 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेबाइगोसिक सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? पहला, बच्चे को अभिप्रेरित करेगी, दूसरा उसे आक्रामक बना देगी, तीसरा अधिगम के लिए पार का काम करेगी, सीखने में मदद नहीं करेगी। तो बच्चे को क्या कर रही है? वो संकेत दे रही है, यानी कि स्कैप फोल्डिंग कर रही है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? पहला, संज्ञानात्मक द्वंद्व, दूसरा सहपाठी सहयोग, तीसरा उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य, चौथा पुनर्वलन। तो सहायक खोज जो है किस प्रकार का सहायक है? तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहपाठी सहयोग ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टि जगत को सही तरह से अनुभव करने की घोषणा और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तित लाने की योग्यता के लिए किया जा सकता है? पहला, शारीरिक गतिबोध बुद्धि, दूसरा स्थानिक बुद्धि, तीसरा तार्किक गणितीय, चौथा अंतर्व्यक्तीय बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। इसके विद्यालय में निजी निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? पहला, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। दूसरा, बहुवाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चे को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा, अध्यापक को हेतल से कहना चाहिए कि वे जो कुछ भी घर में सीख रहे उसे भूल जाए। चौथा, हेतल उसे अनुभाग में भेज देना चाहिए जिससे वह निर्देश के माध्यम हिंदी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ उसको हिंदी कहने के लिए करना चाहिए, गलत बात हो जाएगा। उसको क्या करना चाहिए? बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर क्या है? पहला, जन्म के समय निर्धारित होती है, दूसरा आनुवांशिक विशेषता द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, तीसरा सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होती है, चौथा एक आंतरिक गुण है। तो जेंडर क्या है? जेंडर जो है हमारा जन्म के समय निर्धारित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होती है। हाँ, सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होती है। समाज बना देता है हमारे लिए रूल की लड़का क्या करेगा और लड़की क्या नहीं करेगी, लड़का क्या करेगा और लड़का क्या नहीं करेगा, और लड़की क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। ये हमारी सोसाइटी पर रूल बना देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला सही हो जाता है, विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक कर देना चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अलग क्यों किया जाए? अलग नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? पहला, बच्चे की सक्रिय रूप से सहभागिता, दूसरा लचीला समूह संगठन, चौथा गतिशील अध्यापक, चौथा दंड और पुरस्कार का प्रयोग। तो प्रगतिशील कक्षा वो होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। तो बच्चों की सक्रिय रूप से भागीदारी, ऑप्शन 1 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन अच्छा विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो है दंड और पुरस्कार का प्रयोग ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसे बच्चे से कहा कि वे उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का व उपागम बाल केंद्रित है, पाठ पुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक है, तीसरा कंठस्थीकरण पर आधारित है। तो ये जो है हमारा क्या है, बाल केंद्रित है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ये जो है हमारा बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को का पहला अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, तीसरा रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, चौथा अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। तो समावेशी शिक्षा में जो होता है सभी बच्चे रहते हैं, सभी तरह के बच्चे आते हैं, समान और विशेष आवश्यकता वाले, तो उन दोनों को ध्यान में रख के हमको काम करना होता है। तो इसका जो हो जाता है सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो जो पहले से ही सुविधा वंचित हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, पहला विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, दूसरा विद्यार्थी के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, तीसरा योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, तीसरा सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के समृद्ध के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। तो ये जो बच्चा है सुविधा वंचित बच्चा है, यानी कि उसको सब कुछ नहीं मिल पाता है, वो सुविधा से वंचित है, तो उसके लिए विद्यालय में उसके क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सहयोगात्मक समूह बनाना चाहिए और जो अधिगम की समृद्धि के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी जो ADHD को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली, पहला उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश होता है, दूसरा कक्षा जहां लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, तीसरा कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठे रहते हैं, चौथा कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेश द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ADHD क्या है, बच्चे को एक कार्य करने में मन नहीं लगता, वो पहले जिस कार्य को करते रहता है उसको छोड़कर वो दूसरा कार्य करने लगता है, फिर दूसरे कार्य पूरा नहीं करता उसको छोड़कर तीसरा कार्य करने लगता है। इससे ये जो होता है बच्चे का फोकस नहीं होता पाता है, उसका ध्यान भटकते रहता है इसमें। तो ये जो करेक्ट आंसर है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीन परिस्थितियों में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है, अंत व्यक्ति बुद्धि, दूसरा व्यवहारवादी बुद्धि, तीसरा सृजनात्मक बुद्धि, चौथा प्रकृतिवादी बुद्धि। तो ये जो है नवीन परिस्थितियों में दूसरों की तुलना जो करते हैं वो किस में बांटा हुआ है, ये जो बांटा हुआ है हमारा, ये हमारा बांटा हुआ है सृजनात्मक बुद्धि। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छात्र जिसे पठन वैकल्प है मुक्तः किसमें दिक्कत आती है, वो बच्चा है जिसको पढ़ने में दिक्कत आता है, तो वो किस तरह के रोग से ग्रसित है, पहला पढ़ने एवं लिखने में, दूसरा गतिशीलता में, तीसरा चित्र बनाने में, चौथा सुनने में। तो इसमें जो है वो पढ़ने और लिखने में होगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, पहला बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनाने के लिए पैदा होते हैं, दूसरा बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, तीसरा बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं सिर्फ उसे कम, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं। तो इसमें जो है बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही है ये कह रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं
बच्चे पर्यावरण सक्रिय अन्वेषक हैं और बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थपूर्ण सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी के काम में त्रुटि के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी जो भी काम करता है उसमें त्रुटि आता है, मतलब कि गलती होता है, तो और उसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में बांटना। दूसरा, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। तीसरा, विद्यार्थियों को किसी तरह की गलती करने के लिए फटकारना। चौथा, विद्यालय में अध्यापक की क्षमता की तुलना करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? पहला, मनोवैज्ञानिक कारक से। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक से। तीसरा, विद्यालय से संबंधित कारक से। चौथा, अध्यापक से संबंधित कारक से। तो अधिगम किससे प्रभावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों कारणों से है जो है अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार को मनाने और उसके अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण? पहला, व्यवहारवाद। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्देशन। तीसरा, सामाजिक संरचनावाद। चौथा, पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सामाजिक संरचनावाद त्यौहार को विद्यार्थी को त्यौहार मनाने और अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना, यह सामाजिक संरचनावाद। हमारे समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से रीति रिवाज चली आ रही है, इसकी जानकारी बच्चों को दिया जाता है और वो क्या समझा इससे वो पता करके उसके नॉलेज को और बढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखने के बजाय अधिगम और शिक्षा, पहला, तथ्य और ज्ञान के कंठीकरण पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी एक विषय वस्तु को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा, खोज और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा, परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोजबीन समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति विकास युक्ति कौन सी है? पहला, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। दूसरा, संवेग के नियम के लिए तकनीक है। तीसरा, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति। चौथा, प्रकृतिवाद ज्ञान का उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण पढ़ाता है। वह हमेशा विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित करने से एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। तो कक्षा 3 में पर्यावरण का अध्ययन कराता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी विषय में परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करता है। तो वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो यह क्या है? रटकर सीखना। दूसरा, दृष्टिकोण जानना। तीसरा, समालोचनात्मक चिंतन। चौथा, खोजबीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में सफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। भय पैदा नहीं करना चाहिए अच्छा नंबर लाने के लिए, और बच्चे को क्या है, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करे, इस तरह से उसे बताना चाहिए। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में सफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? पहला, उसकी योग्यता में कमी। दूसरा, प्रश्न पत्र में कठिनाई। तीसरा, सौभाग्य। चौथा, अध्यापिका का उसके प्रति पूर्वाग्रह। तो आंतरिक नियंत्रण है, परीक्षा में सफल होने के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। तो किसको जिम्मेदार ठहराएगी? वो जो जिसका नियंत्रित आंतरिक नियंत्रण है वो खुद सेल्फ मोटिवेट है और एग्ज़ाम में फेल हो जाती है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें। उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों की तुलना करनी चाहिए। बच्चे में डर और चिंता पैदा करना चाहिए। भौतिक पुरस्कार देना चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहन करना चाहिए और सीखने के बाद आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ओके, तो आज 29 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया था CDP का टोटल 300 क्वेश्चन, उसको मैं डिस्कस करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।